फटकार, कहा चिदंबरम की सीबीआई हिरासत के चलते उनकी याचिका सुनने का औचित्य नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। असमानता के खिलाफ लड़ाई थीम वाले इस सम्मेलन में भाग लेने के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विश्व नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मथुरा, वृंदावन और गोकुल में नंदोत्सव की मची धूम। उल्लास, उमंग और उत्साह की त्रिवेणी में श्रद्धालु हुए भाव विभोर। हापुड़ में बुखार, वायरल खांसी और नजला जैसी बीमारियों के जिला अस्पताल में बढ़े मरीज। उपचार के साथ लोगों को साफ सफाई रखने और सतर्कता बरतने की भी दी जा रही है सलाह। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम की याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि चिदंबरम पहले से ही सीबीआई हिरासत में हैं, लिहाजा अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका सुनने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी पर भी सुनवाई चल रही है। पी चिदंबरम की 4 दिनों की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। आज सीबीआई चिदंबरम को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश करेगी। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए INX मीडिया में विदेशी निवेश के लिए अनुमति के बदले रिश्वत ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बियारिट्ज में G7 सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्रांस के बियारिट्ज में मुलाकात करेंगे। पीएम जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ और अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। फ्रांस के बियारिट्ज में नरेंद्र मोदी का होटल डू पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों नेता बड़ी ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिले। इसके बाद शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए सभी नेताओं ने सामूहिक रूप से फोटो भी खिंचवाया। इससे पहले बियारिट्ज हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। G7 शिखर सम्मेलन में भारत इस बार विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य है और इस बार सम्मेलन का विषय असमानता के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री इसके 2 सत्र को संबोधित करेंगे। G7 दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। विश्व के शीर्ष नेता वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी, काला धन और डिजिटल बदलाव समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए फ्रांस के तटीय शहर में इकट्ठा हुए हैं। फ्रांस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, नवाचार के मुद्दे पर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जॉनसन को एशियन श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की शानदार जीत पर बधाई दी। इसके बाद पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तमाम मुद्दों सहित जलवायु परिवर्तन पर काफी सार्थक चर्चा हुई है। दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के संगठन G7 शिखर सम्मेलन की थीम है असमानता के खिलाफ लड़ाई। भारत इस सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में शिरकत कर रहा है। पीएम मोदी पर्यावरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। आइए देखते हैं क्या है आखिर G7। फ्रांस के बियारिट्ज में G7 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो गई। सदस्य देशों के अलावा विशेष आमंत्रित देशों के राष्ट्र प्रमुख यहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी G7 के 45वें सत्र में विशेष मेहमान के रूप में हिस्सा ले रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र में आमंत्रित सदस्य देश के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित करना भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों और गहन रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है।
हमने G7 के बारे में कई बातें कही। मैं चाहता था कि भारत इसमें भी भागीदार हो। उसकी बात हम सुनना चाहते थे। इसमें बायोडायवर्सिटी और उसकी संरक्षा की बात होगी और क्लाइमेट चेंज की बातें हम करें। इसलिए हमने भारत को आमंत्रित किया है। भारत के बिना जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। compter avec l'Inde dans le monde tel qu'il est pour les raisons mêmes que je viens d'évoquer. बायोडायवर्सिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, कूलिंग और गैस के इश्यूज हो, इन सभी विषयों पर भारत सदियों से, परंपरा से, संस्कृति से, संस्कार से प्रकृति के साथ तालमेल करके ही जीने के पक्ष का रहा है। प्रकृति का विनाश कभी भी मानव कल्याण के लिए उपकारक नहीं हो सकता है और उस विषय का इनिशिएटिव इस G7 समिट में जब हो रहा है तब भारत को और खुशी के लिए ये पल है। G7 संगठन की बात करें तो ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जो विश्व की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की चुनौतियों पर मंथन करती है और समाधान खोजने का प्रयास करती है। इस संगठन में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका सदस्य देश हैं। G7 की परंपरा के मुताबिक मेजबान देश सम्मेलन की अध्यक्षता करने के साथ ही वार्ता में शामिल मुद्दों का भी निर्धारण करता है। सम्मेलन की मेजबानी कर रहे फ्रांस ने इस बार सम्मेलन की थीम रखी है असमानता के खिलाफ लड़ाई। इसके तहत 5 अहम उद्देश्यों को तय किया गया है, जिसमें अवसरों की समानता, जैव विविधता और पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा और आतंक को रोकना, डिजिटल और लोकतंत्र की रक्षा, अफ्रीका के साथ भागीदारी जैसे विषयों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के 2 सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें एक क्लाइमेट चेंज पर होगा और दूसरा डिजिटल पर होगा। पीएम मोदी का जब यहाँ पर संबोधन होगा सबसे ज्यादा खास जोर उनका होगा पर्यावरण संरक्षण पर और इसके अलावा कैसे डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण कैसे हो इस पर भी जोर है। बीते साल 2018 में कनाडा में हुए 44वें सम्मेलन में 5 विषयों पर गहन चर्चा हुई, जिनमें विकास हेतु निवेश, रोजगार की संभावनाएं पैदा करना, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल किए गए थे। G7 एक नए विचार को भी प्रदान करता है विश्व के सामने। तो विषमता को लेकर ये यदि सवाल के ऊपर कोई अच्छी तरह से बातचीत होती है, कुछ अच्छे आचरण की एक नई नीति बनाई जाती है, तो मुझे लगता है काफी अच्छी बात है। अगर G7 समूह के इतिहास पर नजर डालें तो 1975 में G6 समूह का गठन हुआ था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। साल 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद ये संगठन G7 हो गया, जबकि 1997 में रूस के जुड़ने के बाद ये संगठन G8 बन गया। लेकिन 2014 में यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई के बाद रूस को बाकी सदस्य देशों ने अनिश्चित काल के लिए संगठन से निलंबित कर दिया, जिसके बाद से एक बार फिर ये संगठन G7 बन गया। एक बार फिर फ्रांस में G7 के मंच से दुनिया की चुनौतियों का रास्ता खोजने के लिए मंथन की शुरुआत हो गई है। उम्मीद है वैश्विक समस्या के स्थायी समाधान में G7 सम्मेलन अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज यानी कि दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी नगर पालिकाओं, जिला प्रशासनों, ग्राम पंचायतों और सभी संबंधित लोगों से प्लास्टिक कचरे के संग्रह और भंडारण का प्रबंध सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों से केवल एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने का भी आह्वान किया। हमें देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और यही बापू के लिए सच्ची प्रामाणिक श्रद्धांजलि होगी। मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को 2 सप्ताह पहले 11 सितंबर से शुरू करने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा। इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ 125 करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया,
खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया, उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करना है। इस मुहिम को लेकर समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। मेरे कई व्यापारी भाइयों बहनों ने दुकान में एक तख्ती लगा दी, एक प्लेकार्ड लगा दिया है, जिस पर यह लिखा है कि ग्राहक अपना थैला साथ लेकर के ही आए। इससे पैसा भी बचेगा और पर्यावरण की रक्षा में वे अपना योगदान भी दे पाएंगे। इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री ने बापू की 150वीं जयंती को पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखने की बात कही। साथ ही समाज के सभी वर्गों से हर गांव, कस्बों में और शहर के निवासियों से प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में 2 अक्टूबर को विशेष दिवस के रूप में मनाने की बात कही। महात्मा गांधी जयंती का दिन एक विशेष श्रमदान का उत्सव बन जाए। देश की सभी नगरपालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, सरकारी, गैर सरकारी सभी व्यवस्थाएं, सभी संगठन, एक नागरिक, हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो। मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूं कि जब यह सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आए, डिस्पोजल की व्यवस्था हो। इसे रिसाइकल किया जा सकता है, इसे ईंधन बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस दिवाली तक हम इस प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटारे का कार्य भी पूरा कर सकते हैं। बस संकल्प चाहिए। प्रेरणा के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। गांधी से बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को विशेष श्रमदान दिवस मनाने के साथ ही देश के विभिन्न विभागों में अधिकारियों से प्लास्टिक निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था करने की बात कही। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोकुल गांव में नंदोत्सव की धूम मची और उल्लास, उमंग और उत्साह की त्रिवेणी एक साथ प्रवाहित होती नजर आई। गोकुल की गलियां नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के स्वरों से गूंज उठी। भक्तों की भीड़ अंधेरा छटने से पहले यहां पहुंच गई। नंद घर जन्मे लाल कन्हाई गोकुल में बजत बधाई के स्वरों पर श्रद्धालु जमकर थिरकते नजर आए। कन्हैया के जन्म की खुशी में भक्तों ने फल, मेवा, कपड़े, खेल खिलौने लुटाए। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में रंगनाथ मंदिर में सिंह द्वार के पास लट्ठी के मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पहलवान उस्ताद राधा कृष्ण के नेतृत्व में करीब 15 पहलवान 40 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़कर पताका को हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान लगातार तेल और हल्दी से निर्मित जल की लगातार बौछार इन पर की जाती है। पहलवान कदम्ब वृक्ष पर मुरली धारण किए कृष्ण स्वरूप में विराजमान भगवान रंगनाथ और लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद लेते हैं। चंदन की लकड़ी से निर्मित इस खंभे को मेले से 2 महीने पूर्व तक अरंडी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इस मेले को देखने के लिए दूर दराज से हजारों भक्त मंदिर परिसर में उपस्थित थे। परिक्रमा करने के लिए पराक्रम पूरा हो गया हम लोग का। ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बड़ी धूम रहती है। इसी क्रम में एटा के पुलिस लाइन में परंपरागत तरीके से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। तरह तरह की झांकियां और भगवान कृष्ण के विग्रहों ने पुलिस लाइन में उमड़े लोगों का मन मोह लिया। स्कूली बच्चों के अलावा रिक्रूट आरक्षियों ने भी भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुखलाल भारती और एटा के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी रविंद्र कुमार ने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। पिछली बार से अलग इस बार रविंद्र कुमार ने अपने मिशन का नाम स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत एवरेस्ट अभियान 2019 रखा था। उन्होंने ऋषिकेश से लेकर एवरेस्ट तक गंगा जल लाकर देशवासियों को स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा का संदेश भी दिया। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कतई आसान नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रविंद्र कुमार ने ऐसा कर दिखाया है। रविंद्र कुमार ने साल 2013 में भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी।
हालांकि रविंद्र कुमार ने इस बार की चढ़ाई को दुनिया के सामने लाने का इरादा बनाया, इसलिए उन्होंने अपने मिशन का नाम रखा स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत 2019। रविंद्र कुमार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गंगा जल अपने साथ ले गए, वहां से देश के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। Now we are at 7600 Camp 2. Today morning we departed from North Pole. Very tough journey because whole way we had high wind. Now also you can see wind is blowing. It was cold also. You see the location of distance is so dangerous. But yes, if we are aiming to climb Everest, then we have to go through this. देश की जनता को जल संचित करने, जल को प्रदूषित होने से बचाने, नदी को बचाने और जल स्रोत को संरक्षित करने का संदेश दिया। कुमार ने वहां से लोगों को संदेश दिया कि गंगा नदी 50 करोड़ भारतीयों को पीने का पानी मुहैया कराती है, इसलिए देशवासी नदी को बचाने के लिए अपना अहम योगदान दें। जल संरक्षण की इस मुहिम में रविंद्र कुमार अपने साथ स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना के बैनर के साथ साथ अपने गृह राज्य बिहार और अपने कैडर उत्तर प्रदेश और IAS अकेडमी मसूरी का लोगो भी साथ ले गए थे। रविंद्र कुमार देश के पहले IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इसके अलावा ये देश के पहले IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई दोनों प्रसिद्ध रास्तों से की है, जो चाइना और नेपाल से होकर जाता है। कुमार के इस मिशन में नीति आयोग की वो रिपोर्ट शामिल है जिसमें कहा गया है कि देश के 21 शहर में साल 2020 तक भूगर्भ जल समाप्त हो जाएगा, जिसमें देश की एक बड़ी आबादी प्रभावित होगी। इस अभियान को देश की नजरों के आगे रखने के लिए कुमार ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। हापुड़ में मौसम बदलने के कारण जिला अस्पताल में हर रोज 700 से 800 मरीज बुखार, खांसी, नजला, एलर्जी और अन्य बीमारियों का इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश खत्री ने बीमारियों से बचाव के बारे में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया है कि वायरल इन्फेक्शन एक दूसरे से फैल रहा है और उससे बचने के लिए छींकते और खांसते वक्त मुंह और नाक पर हाथ रखना चाहिए। साथ ही वायरल से प्रभावित व्यक्ति के सीधे संपर्क में न आए। मरीज का उपचार करते वक्त हाथों को स्वच्छ रखें। लोगों को घर में कहीं भी पानी एकत्रित न होने देने की सलाह भी दी गई, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां मच्छरों से होती हैं। बीमारियों से बचने के लिए अपने आसपास के इलाकों को साफ रखना चाहिए और गंदगी से बचना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को भी बाहर की चीजें खाने से बचना चाहिए। मौसम बदलते हुए थोड़ा सा इस समय हमारे यहाँ बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, करीब 750-800 मरीज हमारे यहाँ रोज आ रहे हैं और इसमें बुखार से ज़्यादा पीड़ित हैं। जो वायरल इन्फेक्शन आजकल एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलता है, इसमें बस बचाव ही उपाय है कि आदमी अपना जब भी कोई छींक रहा हो तो हाथ रख ले अपना छींकते वक्त। दूसरे व्यक्ति थोड़ा 2 फुट के फासले पे रहे उससे, और यदि किसी को खांसी वगैरह आ रही है ये है तो वो भी 2 फुट के फासले पे रहे। घर में कहीं भी पानी एकत्रित ना होने दें, क्योंकि ये ज़्यादातर बीमारियां मच्छरों से भी फैलती हैं इस दौरान। और जो सड़ा हुआ पानी होता है उसमें जो मच्छर पनपता है वो ज़्यादा हमारे लिए घातक होता है। क्योंकि रात दिन में तो गर्मी पड़ा है, रात को मौसम चेंज हो जाए इसलिए बच्चे अधिकतर बीमार हो रहे हैं। और मच्छर जो लगा है पानी में ज़्यादा है, डाइफर हो जाएगा, इससे बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा वगैरह फैल रहे हैं। हमारे बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लड़का मेरा एक छोटा इसे बुखार हो रहा, दस्त लग रहे, एक छोटा लड़का उसको दस्त लग रही, उसको बुखार हो रहा। एक लड़के मेरी उसके यहाँ पर कुछ निकल रहा, मच्छर ने काट लिया बहुत ज़्यादा, तनक से काटा थोड़ा सा बस वो बहुत फैल गया। मैं बुखार चल रहा कई दिन से, बुखार की दवा ली है, आराम नहीं मिल रहा, आज फिर दवा ली है। ये एलर्जी की तो चमड़ी वाले डॉक्टर को दिखाने आई हूँ मैं, और दवाई खा रही हूँ मैं बराबर, पर जो है ना ये एलर्जी जा नहीं रही, खुजली बहुत होती है, रात दिन खुजलियाँ चल रही हैं। भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा पर जर्मनी की विख्यात लेखिका मारिया विर्थे द्वारा लिखी गई थैंक यू इंडिया, एक जर्मन महिला की योग के ज्ञान की यात्रा पुस्तक का आगरा में विमोचन किया गया। बाद में लेखिका मारिया विर्थे ने बताया कि थैंक यू इंडिया पुस्तक में भारत की आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृति को लेकर 100 से अधिक बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया भारत के बारे में कम जानकारी रखता है। विदेशी मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ठीक से समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत के पास बहुत ताकत है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुइज्म के बारे में बताते हुए कहा कि हिंदुइज्म वो ज्ञान और पुराना इतिहास है जिसे समझने की बहुत जरूरत है।
हिंदुइज्म मेरे ख्याल से वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन मतलब हम डॉक्ट्रिन बिलीव करना पड़ेगा। हिंदुइज्म वो ज्ञान है और बहुत बहुत पुराना हिस्ट्री है। फिर इसलिए वो जो लोग बोलते हैं हिंदुइज्म कम्युनल है, वो बिल्कुल गलत है। हिंदुइज्म कम्युनल नहीं हो सकते। जो फंडामेंटल्स हिंदुइज्म में है वो बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल टर्म के लिए हम फॉलो करना पड़ेगा। आई रियलाइज्ड कि इंडिया में काफ़ी लोग स्पिरिचुअल इंडिया में, आध्यात्मिक इंडिया भारत के लिए बहुत कम ज्ञान है। वो लोग उधर से डिस्कनेक्ट है। फिर मेरे सौभाग्य हुआ मैं कि बहुत आई बिकेम वेरी फेमिलियर। अयोध्या में सुहावल तहसील के भाईपुर गांव में महामना राम स्वरूप वर्मा जयंती समारोह मनाया गया। इसमें समाजवाद और भारतीय संविधान विषय पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि देश में अब आमजन के सहयोग से जाति और वर्ग रहित राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और विकास को गति देने वाले व्यक्ति तथा दल ही अब सत्ता में आ पा रहे हैं। समारोह को लोकनाथ पटेल और मनोज निषाद सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर जय श्री लाल ने गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। और अब बात खेल जगत से। भारत की पीवी सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान के खिलाड़ी को सीधे गेम्स में 21-7, 21-7 से मात दी। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने खिताब अपने नाम करने में कामयाबी पाई है। भारत की पीवी सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप 21-7 से जीतकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब 21-7, 21-7 से अपने नाम किया। गौरतलब है कि इससे पहले विश्व चैंपियनशिप में सिंधु ने 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने के लिए पीवी सिंधु को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए पीवी सिंधु को बधाई। ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। बैडमिंटन कोर्ट आपके जादुई प्रदर्शन, कड़ी मेहनत और दृढ़ता से लाखों लोग रोमांचित और प्रेरित होते हैं। विश्व चैंपियनशिप में भविष्य के सभी मुकाबलों के लिए मेरी शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, अति प्रतिभावान पीवी सिंधु ने एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए मेरी तरफ से उनको बधाई। जिस जुनून और लगन के साथ वो बैडमिंटन खेल रही हैं वो प्रेरणादायक है। पीवी सिंधु की ये सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करेगी। अजिंक्य रहाणे के जोरदार शतक के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कातिल गेंदबाजी ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 318 रनों से शिकस्त दी। वेस्टइंडीज के सामने भारत ने जीत के लिए 419 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन कैरेबियाई टीम चौथे दिन चायकाल के बाद 100 रन पर आउट हो गई। ये विदेश की धरती पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने 2017 में श्रीलंका को 304 रनों से हराया था। इसके साथ ही भारत ने अपनी टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी शुरुआत जीत के साथ की। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 8 ओवर में 7 रन देकर 5 विकेट लिए। विंडीज ने अपने 9 विकेट सिर्फ 50 रनों पर खो दिए। आखिरी विकेट के लिए केमार रोच और मिगवेल कमिंस की साझेदारी ने उसे 100 के स्कोर तक पहुंचाया। रोच आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। उन्हें 38 के निजी स्कोर पर ईशांत शर्मा ने आउट किया। कमिंस 19 रन पर आकर नाबाद रहे। दोनों टीमों के बीच अब अगला टेस्ट शुक्रवार को किंगस्टन मैदान में खेला जाएगा। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में राजधानी लखनऊ सहित कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों में हल्की से तेज हुई बारिश और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ जिले तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब एक बार फिर रुख करते हैं प्रदेश की कुछ और खबरों की तरफ। नोएडा पुलिस ने पत्रकारिता की आड़ में डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सभी 5 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन अभियुक्तों को पुलिस ने नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ से गिरफ्तार किया है।
इन सभी पर आरोप है कि पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालकर उन्हें कानूनी कार्रवाई से रोकने की कोशिश की गई है। जो सरकारी अधिकारी इनके प्रभाव में नहीं आते थे, उसके विरुद्ध ये लोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे न्यूज पोर्टल, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर आदि पर व्यापक रूप से असत्य और अनर्गल तथा तथ्यहीन प्रचार प्रसार कर उसकी नकारात्मक छवि बनाकर दबाव डालने का प्रयत्न करते थे। कि जो लोग कुछ उसमें से जो गैंगस्टर्स हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं पत्रकार, वो पत्रकार नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमें आपको एक्सप्लेन करना है। पहले भी ऐसा नहीं लगा होगा कि किसी पर्टिकुलर जर्नलिस्ट के प्रति बायस्ड है या कोई ऐसी बात है। हम उसका पूरी मर्यादा से सम्मान करते हैं। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के बेसिस पे रिहा हैं, कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं उनकी जमानत पे। ऐसे लोग अपने मुकदमों की पैरवी को प्रभावित करने के लिए एक विशेष उद्देश्य से फ्रीडम ऑफ स्पीच को उल्लंघन करके, उसका गलत यूज करके और दुष्प्रचार कैंपेन जो है उनके द्वारा चलाया गया, ये एक गैंग के पार्ट हैं जो कि केवल जनपदी नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग के ये लोग पार्ट हैं। इसमें एक तथाकथित रूप से जो पत्रकार है उसकी गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है, एक की गाजियाबाद से की गई है और 2 की नोएडा से की गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने शहर में कई स्थानों पर औचक निरीक्षण कर 50 किलो पॉलिथीन जब्त कर इसे रखने वालों पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रशासनिक टीम ने चौक बाजार स्थित मुनीम जी ट्रेडिंग कंपनी से 33 किलो 500 ग्राम पॉलिथीन मिलने पर 25,000, लाल तालाब स्थित राज पनीर भंडार पर 12 किलो 500 ग्राम पॉलिथीन मिलने पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। कई ठेले और खोमचे वालों की दुकानों पर भी प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर उन पर जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि कई न्यायालय और शासन आदेश के क्रम में ये अभियान चलाया गया है। जनपद की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों को भी पॉलिथीन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा, चिदंबरम की सीबीआई हिरासत के चलते उनकी याचिका सुनने का औचित्य नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। असमानता के खिलाफ लड़ाई थीम वाले इस सम्मेलन में भाग लेने के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विश्व नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मथुरा, वृंदावन और गोकुल में नंदोत्सव की मची धूम। उल्लास, उमंग और उत्साह की त्रिवेणी में श्रद्धालु हुए भाव विभोर। और हापुड़ में बुखार, वायरल खांसी और नजला जैसी बीमारियों के जिला अस्पताल में बढ़े मरीज। उपचार के साथ लोगों को साफ सफाई रखने और सतर्कता बरतने की भी दी जा रही है सलाह। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।